नमस्कार। 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर्स के इस नए कानूनी एपिसोड में मैं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं। कानून के इस नए एपिसोड में मामला बड़ा दिलचस्प है, मामला गंभीर भी है और मामला जुड़ा है लाखों लोगों की गाढ़ी कमाई से। जी हाँ, अगर आप समझ रहे हैं तो मैं चर्चा करना चाहता हूं व्यू नाउ कंपनी केस की। जी हाँ, वही कंपनी जो क्लाउड स्पेस बेच रही थी। जी हाँ, वही कंपनी जो उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तरांचल सरकार के साथ मिलकर गांव-गांव में डाटा सेंटर बनाने की बात कर रही थी। जी हाँ, वही सुखविंदर सिंह जो ईटी नाउ जैसे टेलीविजन चैनल, टाइम्स नाउ, नवभारत टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स जैसे अखबारों में हीरो की तरह पन्ने पे छाए थे। जी हाँ, वही व्यू नाउ कंपनी जिसके कार्यक्रम के फीता उत्तर प्रदेश के मंत्री काटा करते थे, वही व्यू नाउ जिसके कार्यक्रम में आईटी डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश सरकार के सीनियर आईएएस अफसर, सेक्रेटरी लेवल के लोग शामिल होकर गर्वान्वित महसूस करते थे। मेरा अभिप्राय यहाँ पर इस एपिसोड में, चूंकि मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है, तो केस की मेरिट पर कमेंट करना बिल्कुल नहीं है। लेकिन जो सच्चाई है वह यह है कि फिलहाल कंपनी के अकाउंट फ्रीज हैं और उसमें ऐसे निवेशक, लाखों निवेशक, इनोसेंट निवेशक जिनका कोई दोष नहीं है, उनके पैसे फंसे पड़े हैं और उनके ऊपर तहरी मार पड़ रही है। मेरे पास जो फोन कॉल आया वह मेरे साथ काम करने वाले एक जूनियर एडवोकेट का फोन था। वह पैसों की लालच में उस कंपनी में जाकर जॉब करने लगा। अब सवाल यह है कि जॉब करते वक्त उसको उस कंपनी ने 1 लाख रुपए प्रति माह की सैलरी दी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। उसने देखा कि जब दूसरे निवेशक इस कंपनी में निवेश करके, जिसको कि एक तरह का सरकारी स्टैंप, एक तरह का सरकारी अप्रूवल प्राप्त है, अगर पैसे बना रहे हैं तो मैं भी क्यों नहीं कुछ पैसे बना लूं। और उसने बैंक से ले लिया 40 लाख रुपए का पर्सनल लोन और लोन लेकर उसने पैसे लगा दिए इस कंपनी में। कंपनी उसको तयशुदा ब्याज दर, तयशुदा रिटर्न के हिसाब से बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी एब्सेंस के नियमतः पैसे देते रहे। लगभग जितने निवेशकों से मेरी बात हुई, सबका कथन यही है कि कंपनी ने कभी भी रीपेमेंट में, प्रॉमिस्ड पेमेंट में डिफॉल्ट नहीं किया। मुसीबत कहां से शुरू हुई? आ गई इसमें ईडी। और ईडी ने पहले फेमा का केस लगाया और जब उसमें उसको चपत खानी पड़ी तो उसने मनी लॉन्ड्रिंग, मनी सर्कुलेशन का केस लगाकर फिलहाल कंपनी के अकाउंट को फ्रीज कर दिया है। हाई कोर्ट से कंपनी को कोई राहत नहीं मिली है। मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। लेकिन आज मैं उस केस के मेरिट की, उस केस में क्या हो रहा है, इसकी बात नहीं करूंगा अगले एपिसोड में। अगर आप इस केस के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन को दबा लें। न सिर्फ यहां मैं व्यू नाउ कंपनी की चर्चा करूंगा, बल्कि किस परिप्रेक्ष्य में बर्ड्स एक्ट, बैनिंग ऑफ डिपॉजिटर्स मनी एक्ट आया, क्या श्रद्धा स्कैम था, क्या सहारा स्कैम था, क्या पोंजी स्कैम है, क्या यह कंपनी भी इस तरह के किसी कार्यकलापों में लिप्त थी, इन सब के बारे में विस्तार से बात करूंगा। लेकिन फिलहाल एक प्रैक्टिकल बात करूंगा, एक जरूरी टिप दूंगा आपको, खास करके ऐसे लोग जो इस तिहरी मार के शिकार हैं।
पहली बात, उनकी जॉब चली गई, उनको सैलरी नहीं मिल रही है। दूसरी मार, उनका कैपिटल लॉस हो गया, 40 लाख रुपए इस कंपनी के खाते में है, खाता फ्रीज है। और तीसरा, बैंक उनसे ईएमआई की मांग कर रहा है। तो आज का हमारा विषय उस ईएमआई की मार से बचने के लिए क्या क्या उपाय हैं, क्या क्या कानूनी रास्ते हैं, यहीं तक यह एपिसोड सीमित रहेगा। आगे लंबी चर्चा होगी बर्ड्स एक्ट पर, व्यू नाउ के स्कीम पर, कोर्ट में चल रही सुनवाई पर, बर्ड्स एक्ट की कमियों पर, खामियों पर, और इस संदर्भ में फिनटेक के देखिए, अगर इसमें कुछ गलती हुई भी है तो यह सिस्टम का भी फेल्योर है। सिस्टम उस वक्त कहाँ सो रहा होता है जब इस तरह की कंपनियां मार्केट में 23 हजार, 24 हजार करोड़ रुपए इकट्ठा कर रही हैं। उस वक्त क्यों नहीं चेतावनी जारी करती है सरकार? उस समय कहाँ सोई रहती हैं मानक एजेंसियां, मॉनिटरिंग एजेंसियां? जब गाढ़ी कमाई का पैसा जनता का फंस जाता है तो इनकी नींद खुलती है। खैर, ये अलग विषय है। तो जैसे मैं आपसे कह रहा हूं कि लाखों जमाकर्ताओं का पैसा फंसा हुआ है, बैंक ईएमआई का दबाव अगर आपके ऊपर बना रहा है तो आपके साथ समाधान का रास्ता है या नहीं? तो दोस्तों, आइए आज हम बात करते हैं विस्तार से इसी व्यू नाउ केस के बारे में, जिसमें आप जैसे इनोसेंट, निर्दोष लाखों जमाकर्ताओं का पैसा फंसा हुआ है। यह केस वित्तीय घोटाला हो सकता है, लेकिन इस वक्त फिलहाल सवाल है कि जमाकर्ताओं को उनका पैसा वापस कैसे मिलेगा। क्या कोर्ट इसमें भी दखल देगी? और तो और, बैंक के ईएमआई के दबाव से आप जैसे निवेशक कैसे निपट सकते हैं? आज हम इसकी कानूनी लड़ाई, बैंक के साथ कैसे बात करें, कैसे डील करें, और जमाकर्ताओं को कैसे राहत मिले, इन्हीं सब मुद्दों पर बने रहेंगे, चर्चा करेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ। देखिए, बैकग्राउंड यह है कि व्यू नाउ का दावा है कि वह एक फिनटेक कंपनी है और उसने कानून के साथ कोई गड़बड़ी नहीं की है, कोई खिलवाड़ नहीं किया है। बिल्कुल कानूनी तौर से उसने सर्वर बेचा है लोगों को, उसको वापस रेंट पे लिया है और उसका वह रेंट समय से चुका रही है। सुखविंदर सिंह, जो इस कंपनी के सीईओ हैं, जो इस कंपनी के प्रमोटर हैं, वह यह कहते हैं कि देश में वो डाटा क्रांति लाने वाले हैं, देश में वो एआई रिवॉल्यूशन लाने वाले हैं, आर्टिफिशियल रिवॉल्यूशन लाने वाले हैं, और उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है उसी के निर्माण में वह बिजी थे और उनके साथ ज्यादती हुई है। और कंपनी बिल्कुल अपने निवेशकों के हितों का पूरा ख्याल रख रही थी, जैसा कि मुझे बताया गया है। लेकिन ईडी की कार्रवाई ने, पीएमएलए के तहत कार्रवाई ने कंपनी के बैंक खातों को फ्रीज कर दिया और उसके बाद यह सारी अफरा तफरी मची है। अब सवाल यह है कि व्यू नाउ में जिन लोगों ने बैंक से लोन लेकर अपना निवेश किया है और अब बैंक उनसे अपने ईएमआई की मांग कर रहा है, वह इस दोहरी मार से कैसे बचें? एक तरफ पैसा फंसा है, दूसरी तरफ बैंक का दबाव है। आइए समझें कि आपके पास कानूनी विकल्प है। जी हाँ, मेरा जवाब है, आपके पास कानूनी विकल्प है। अगर आप ईएमआई नहीं दे पा रहे हैं तो सबसे पहले आप अपने बैंक से संपर्क करें। आप फोन उठाना बंद ना करें, आप बैंक के साथ संवाद जारी रखें और उसको जो वस्तु स्थिति है उसकी सूचना दें। दूसरी बात, आप जो ईएमआई की रकम है, अगर बिल्कुल नहीं देने की स्थिति में हैं तो वह लिखें। अगर आप उस ईएमआई को और कम कराना चाहते हैं तो उस बात की चर्चा करें। वैसे इसमें जो
रेपो रेट में आरबीआई ने कमी की है, इससे भी आपको मदद मिल सकती है। अब आप अपने ईएमआई की अवधि बढ़ाने की अपील बैंक से कर सकते हैं और ईएमआई का जो अमाउंट है उसको घटाने की बात कर सकते हैं। हाँ, साथ में व्यू नाउ में आपने जो निवेश किया है उसका प्रमाण दें। ईडी की कार्रवाई का नोटिस बैंक को थमाएं। अगर बैंक इसके बाद भी आपको राहत नहीं देता है तो आपके पास दूसरा विकल्प खुला है और वह विकल्प है बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास शिकायत दर्ज कराने का। आप बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास जाएं। साथ ही साथ आपके पास कानूनी विकल्प है कंज्यूमर कोर्ट में जाने का। अगर बैंक आपको परेशान करता है, आपके संपत्ति को जब्त करने की धमकी देता है, कोई जो नॉर्म है आरबीआई का वसूली का, उस नॉर्म के खिलाफ जाकर आपसे बात करता है, आपके घर आता है, गालियां निकालता है, तो आप क्रिमिनल एक्शन भी बैंक के खिलाफ ले सकते हैं। तो यह तो हो गई तत्काल फौरी राहत बैंक के ईएमआई से निपटने का। इसके बारे में हमने एक पत्र तैयार किया है जिसका प्रस्ताव आप अगर हमसे संपर्क करेंगे तो हम आप तक दे देंगे। इस पत्र के सैंपल के साथ जो जरूरी दस्तावेज हैं उसको संलग्न करके आप बैंक को यह चिट्ठी भेजें। मुझे पूरी आशा है कि आपको फौरी राहत मिलेगी। अब सवाल होता है कि आपका जो पैसा फंसा हुआ है, आपका जो निवेश फंसा हुआ है, वह कैसे आपको वापस मिले। तो सबसे पहले पैसे वापसी के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में एक समूह बनाकर निवेशकों का आप याचिका दायर करें। अगर कोई ऐसी याचिका हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है तो आप भी अपने को उसमें टैग कर लें, उसमें शामिल हो जाएं। दूसरी तरफ आप कोर्ट से यह मांग करें कि ईडी जमाकर्ताओं का पैसा वापस करे। बर्ड्स एक्ट के तहत जमाकर्ताओं के पैसे को वापस करने का प्रोविजन है। तो ईडी अपनी कार्रवाई पीएमएलएम में करते रहे, उससे निवेशकों का कुछ लेना देना नहीं है, या ईडी को कहीं से यह अधिकार नहीं है कि वह निवेशकों के पैसे को होल्ड करके रखे। ऐसे बहुत सारे जजमेंट्स हैं जहां पर निवेशकों को कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद राहत मिली है, पॉलिटिकल इंटरवेंशन के बाद भी राहत मिली है। आप इकोनॉमिक ऑफेंस विंग, सेबी और आरबीआई के पास भी शिकायत दर्ज करना न भूलें। आपके साथ हुई धोखाधड़ी का आप संपूर्ण विवरण दें और अगर आपकी रकम इंसॉल्वेंसी लॉ के हिसाब से मिनिमम थ्रेशहोल्ड की सीमा को छूती है या समूह बनाकर आप मिनिमम थ्रेशहोल्ड की लिमिट तक पहुंचते हैं तो आप व्यू नाउ के खिलाफ इंसॉल्वेंसी आईबीसी के तहत भी अपना दावा एनसीएलटी में पेश कर सकते हैं, जहां आप यह डिमांड कर सकते हैं कोर्ट से या प्रेयर कर सकते हैं कि व्यू नाउ को दिवालिया घोषित किया जाए और आप चूंकि एक फाइनेंशियल क्रेडिटर हैं तो आपका पैसा अविलंब आपको वापस किया जाए। ये तो हुई शॉर्ट टर्म मेजर्स। लॉन्ग टर्म में जो आपको चीजों का ध्यान रखना है या जो लोग ऐसे निवेश की तरफ आकर्षित होंगे या फ्यूचर में थोड़ा रूप बदल कर कोई ऐसे निवेश का अवसर आता है तो आपको इस घटना से सबक लेते हुए कुछ परमानेंट सॉल्यूशन, कुछ दीर्घकालिक समाधान की तरफ भी सोचना होगा। पहला जो सरकार को करना है कि फिनटेक कंपनियों के लिए सख्त नियम लेकर सरकार आए। ऐसे घोटालों को रोकने के लिए अगर यह एक वित्तीय घोटाला है जैसा ईडी का दावा है तो उसको रोकने के लिए सख्त नियम की जरूरत है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि छोटे जमाकर्ताओं को प्राथमिकता देने वाला, सुरक्षा देने वाला कानून बनाया जाए। जो मौजूदा बर्ड्स एक्ट में है उसको अमेंड करके इस चीज को तोड़ा जाए और ईडी को स्पष्ट दिशा निर्देश हो कि ऐसी हालात में जमाकर्ताओं के भविष्य के साथ, जमाकर्ताओं के हित के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए और उनका पैसा अविलंब
वापस किया जाना चाहिए। इसके बारे में ईडी को स्पष्ट दिशा निर्देश दिया जाना चाहिए। रह गई कुछ प्रैक्टिकल टिप्स की बात जो आप अपने स्तर पर कर सकते हैं, तो सबसे पहले अपने जरूरी खर्चों को प्राथमिकता दें, बुनियादी जरूरतों पर ध्यान दें, गैर जरूरी खर्चों में कटौती करें। देखिए, जो होना था वो हो गया, उसमें जब न्याय मिलेगा, पैसा मिलेगा, बैंक से राहत मिलेगी। इस वक्त आपको अपना घर भी चलाना है, अपना परिवार को देखना है, तो कोई पार्ट टाइम काम करें, कोई फ्रीलांसिंग का अवसर ढूंढें, और शेष तो आप अपने फाइनेंशियल सलाहकार से, वित्तीय सलाहकार से, कानूनी एक्सपर्ट से परामर्श करें। बैंक को जो आप चिट्ठी लिखेंगे उसका सैंपल आप जब मुझसे संपर्क करेंगे तो आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। दोस्तों, अंत में मैं यही कह सकता हूं, व्यू नाउ केस फिलहाल एक जटिल मामला है, लेकिन निराश होने की जरूरत नहीं है। अगर आप सामूहिक प्रयास करेंगे, कानून का सहारा लेंगे, तो जमाकर्ताओं को जरूर न्याय मिलेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसी ही जरूरी जानकारियों से अपडेट रह सकें। धन्यवाद। सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन। आपसे मुलाकात होगी एक ऐसे ही विषय के साथ अगले एपिसोड में। तब तक मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत। कमेंट के सहारे आप मुझ तक पहुंच सकते हैं, और किसी दिशा निर्देश और गाइडेंस की जरूरत हो तो आप जरूर बताएं। मैं हर तरह से इस मुकदमे में आपके साथ हूं।